अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। हम पढ़ रहे थे IS 21 और ये वाला सवाल एक हमने शुरू किया हुआ था MZA वाला, जिसके अंदर हमारी दो एडजस्टमेंट्स मुकम्मल हो गई थी, D एंड C। व्हाट रिमेनिंग B और A। चलिए हमने रिवर्स ऑर्डर में शुरू किया हुआ है, B को रिवर्स ऑर्डर में ही कंप्लीट करते हैं। जी, ऑन February 27, 2018 MZA Limited sold goods which had cost 7 million for PKR 8500 to a company whose currency was Karams. The proceeds were received on May 25 in करम। ये वाली लाइन क्या बता रही है? प्रोसीड जो रिसीव हुए हैं ये किस में हुए हैं? करम्स में रिसीव हुए हैं। इसका मतलब है हमें स्टार्ट पर भी चेक करना है कि हमने कितने करम लेने थे, जिसकी बेसिस के ऊपर हमने रिकॉर्डिंग ये 8500 की है। क्लियर हो गई? तो अब हमने एंट्रीज पास करनी है, जल्दी जल्दी पास करते हैं। क्या एंट्रीज पास करेंगे? पहली एंट्री तो वैसे ही बहुत आसान सी है, मसला ही कोई नहीं है। रिसीवेबल डेबिट और सेल्स या रेवेन्यू क्रेडिट 8500 से रुपीस थाउजेंड्स में, और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट 7000। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। और ये February 27, 2018 को है। February 27 February 18। अब क्या इंपॉर्टेंट काम करना है? रुपीस से कन्वर्ट करना है करम्स में। और हमने क्वेश्चन पढ़ते हुए ही एक डिसीजन किया था कि फॉरेन करेंसी से लोकल करेंसी में कन्वर्जन के तहत क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगी, और लोकल करेंसी से फॉरेन करेंसी में उलट होगा, डिवीजन होगी। तो करम्स February 27 20 का रेट अवेलेबल है। तो जोन सी वैल्यू हमने रिकॉर्ड की है उसको 20 से डिवाइड करके हम करम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 8500 डिवाइडेड बाय 20, 425 इन थाउजेंड्स करम। क्लियर? 425 हमने करम रिसीव करने हैं। रिसीव कब हो रहे हैं? 25 मई को रिसीव हो रहे हैं। हमारे साल में रिसीव हो गए। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, हमारे साल में ही रिसीव हो गए 25 मई 18 को। 25 मई 18 तो क्या एंट्री पास की जाए? पैसे रिसीव हो जाएंगे तो बैंक में पैसे आएंगे, बैंक डेबिट होगा। और आने कौन से हैं? करम आने हैं 425। इसका रेट ढूंढेंगे हम। 25 मई का रेट क्या है? 19 के हिसाब से कैलकुलेशन कर देंगे। अब 19 से मल्टीप्लाई करना है ना। क्या वैल्यू आई? 8075। रिसीवेबल हमने बुक किया हुआ था, एक लाइन खाली छोड़ते हैं।
रिसीवेबल बुक किया हुआ था 8500 का और बैलेंसिंग आ गया 425 एक्सचेंज लॉस, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। इसमें कोई अगले साल की कहानी दरमियान में आई ही नहीं। करंट ईयर में ही सेल की, करंट ईयर में ही पैसे मिल गए। जब पैसे मिले उस वक्त एक्सचेंज गेन रिकॉर्ड हो गया। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, एनी डिफिकल्टी? ठीक है, फिर आखिरी एडजस्टमेंट भी कर ली जाए, ताकि आप लोग ये ना कहें कि जी पास ये वाला सवाल करवाया नहीं है। इससे अगले सवाल पता नहीं कितने। अच्छा जी, हमने इक्विपमेंट परचेज किया है 130 दिनार 130,000 दिनार ऑन 4 मई 18 एंड पेड फॉर ऑन अगस्त 25 2018। ये भी करंट ईयर में ही सारी कहानी हो चुकी है। फॉर्मेट पिक कर लेते हैं हम। ये क्या एंट्री पास कर दूं? इक्विपमेंट डेबिट और पेबल क्रेडिट। इक्विपमेंट है ये, पीपीई इक्विपमेंट आ गया डेबिट, और इसकी पेमेंट अभी नहीं की, पेएबल क्रेडिट। कितने से? 130 दिनार हैं। रेट कितना है? 180 180। घर वाले बच्चे जो घर में बैठ के पढ़ेंगे, दीनार 4 मार्च का रेट है 180 और पेमेंट हो रही है 25 अगस्त को, तब 230 का रेट है। 180 के हिसाब से हमने दिनार की पेमेंट की कितनी बनेगी? 23400। ईयर एंड नहीं दरमियान में आया, लिहाजा ईयर एंड के ऊपर कोई हमने वैल्यूएशन नहीं की है, ना ही उसकी कैलकुलेशन की, और 25 अगस्त को इसकी पेमेंट हो जानी है। 4 मार्च को हमने ये लिया था। पेमेंट होनी है तो सबसे पहले पेमेंट बनानी है कि चलें ये पेबल भी लिख सकते हैं सबसे पहले कि 23,400 की पेबल था, हमने ये लिख दिया। पेमेंट कितनी की? दिनार तो 130 ही करने थे और रेट था 230। 29,900 और 23,400 और 2900 का जो डिफरेंस है ये डेबिट साइड पर आ रहा है, लिहाजा ये क्या आ जाएगा? एक्सचेंज लॉस आ जाए और वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में प्रेजेंट हो जाएगा। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, एनी डिफ़िकल्टी? एक रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से, रीवैल्यूएशन की रिवीजन करके आनी है। कर ली हुई है? नज़र मारी है। कोई कैलकुलेशन करके आए हो? नहीं? चलो हाँ सही, जो कैलकुलेशन पहले से की थी वो ठीक है जी, ठीक है जी, नो टेंशन। हम आज देख लेते हैं। अब आपने जैसे भी वर्किंग सीखी हुई है, यू विल लर्न अ बिट मोर, यू कैन से। इधर ले आते हैं हम। काइंडली जिसने अभी तक एडमिशन नहीं लिया वो एडमिशन ले ले। हाँ सही बात है, क्योंकि मैनेजमेंट सख्ती करने लगी अब। सात दिन हो गए हैं आज पूरे, एक ओरिएंटेशन का और 6 दिन आज लेक्चर्स के। चलें जी,
लेट्स स्टार्ट। रीवैल्यूएशन की रिवीजन, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं, FAR 1 की। फिर वही रीवैल्यूएशन हमने अप्लाई करनी है IS 21 में। क्या IS 21 में क्या होगा? मियाँ लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट कॉस्टिंग 480 मिलियन ऑन 1 जनवरी 17, जब लाइफ इसकी कितनी थी? 12 साल। ये रीवैल्यू हो गया 1 जनवरी 19 पर 600 मिलियन का। यहाँ तक चलते हैं हम। कोई वर्किंग किया करते थे आप? क्या किया करते थे? अगर 5 मिनट लगाएं आप और वर्किंग करके मुझे यहाँ तक दिखा दें, जस्ट यहाँ तक 600 मिलियन तक पहुँच जाएं, फिर हम देखते हैं कि आप लोग कैसे किया करते थे। जस्ट वर्किंग, कोई और कुछ नहीं, जस्ट वर्किंग कर दें कि किस तरीके से, किस स्टाइल में आप वर्किंग किया करते थे। मैं जस्ट वो देखना चाहता हूँ। हो गई, बड़ी स्पीडीली हो गई है। किधर है? नहीं, वर्किंग सरप्लस ये वो किस तरीके से कैलकुलेशन होनी है? जैसे पूरा वर्किंग का मतलब है वर्किंग, हर चीज़ 600 तक पहुंचानी है, बल्कि 250 तक लेकर जाएं ताकि मुझे पता चले क्या स्टाइल है आपका। वर्किंग चॉइस इज योर्स, जैसे किया करते थे वैसे कर लें बस। कोई हेडिंग बनाते हो, अगर हेडिंग बनाते हो तो हेडिंग बना दें, नहीं बनाते थे तो पता चल जाएगा। हाँ, ज़रा मुझे भी पता चले ना क्या कर रहे हैं, और आपको ख़ुद भी पता चले कि आप क्या कर रहे हैं। पहले 600 तक तो पहुंचो ना बेटा, फिर आगे 230 तक भी पहुंच जाए। सरप्लस कितना है? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, चलें आगे चलाएं, पता चलेगा क्या। इसीलिए क्या कि आगे लेकर जाना है। सारा काम जनरलिटीज के जरिए करते रहो यार, ऑलमोस्ट। वर्किंग तो यही होती थी। What is incremental depreciation?
ये इन दोनों का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो होगी उसका डिफरेंस आएगा ना, बता देना। तो 20 की होगी, 20 की बनेगी ना, ये 40 है तो ये जो 20 की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होगी ना, 20 का इंक्रीज होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ। ये कैसे कैलकुलेट किया? ये 480 डेप्रिसिएशन माइनस की ना 60 पर ईयर की, क्योंकि अब ये एंट्री यहाँ पर क्या होगी? इस जगह पे एंट्री क्या होगी? इस जगह के ऊपर आके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम डेबिट करेंगे। कितनी है? 120, ठीक है, क्योंकि बाकी पहले वाली पहले हो चुकी होगी। ठीक हो गया। और एसेट को हम करेंगे क्रेडिट टू, डन हो गया। इससे करेंगे थोड़े कम वैल्यू में। चलो और बाकी ये जो सा होगा जो पहले का गेम में था गया हुआ, वो कितना है? उसको भी 10 से 20 वो होगा 160, वो 160 होगा, 160 होगा, क्योंकि पहले का आपने वो बाकी प्रॉफिट और लॉस में भी तो करना होता है ना, प्रॉफिट और लॉस के रिटेन अर्निंग में। अब एग्जामिनर को कैसे बताओगे वो 160 होगा? उसकी वर्किंग करूँगा, क्योंकि उसको 200 को डिवाइड करूँगा ना 10 पे, और फिर 2-2 सालों में वो जो गेन होगा वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक होगा। अल्लाह खैर करते। जी, क्या वर्किंग की आपने? जी, जर्नल एंट्रीज इतनी ढेर सारी क्यों बनाई हैं? इतनी ढेर सारी जर्नल एंट्रीज क्यों बनाई हैं? अगर जर्नल एंट्रीज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फिर नोट की रिक्वायरमेंट है, देन जी सरप्लस डेप्रिसिएशन चलें। लेट्स स्टार्ट। अब जैसे भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक पढ़ा हुआ है, मैं ये नहीं कहता गलत पढ़ा हुआ है, अच्छा पढ़ा हुआ है माशाल्लाह से। लेकिन अब चूंकि हमने एक सिमेट्री में चलना है तो उस सिमेट्री पर लेकर आएंगे। कुछ तो स्टूडेंट्स वैसे ही स्टाइल में हैं जैसे मैं वर्किंग करता हूँ, और कुछ स्टूडेंट्स ज़रा डिफरेंट स्टाइल में वर्किंग कर रहे हैं। एक चीज़ ज़हन में रखनी है, शायद मैंने फ़िक्रा पहले भी बोला हो, डेबिट में डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है, और क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है और डेबिट क्या होता है, बोला हुआ ना फ़िक्रा पहले मैंने। ठीक है, अब हम बनाएंगे एक छोटी सी वर्किंग, और उस वर्किंग के अंदर से ही जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं। मसलन अगर मैं 1 जनवरी 21 की डेप्रिसिएशन क्या नाम है जर्नल एंट्रीज करना चाहूँ तो भी हमें उसी वर्किंग से मिलेगी, और बिल्कुल 100% एक्यूरेट होकर मिलेगी। हम सिर्फ एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट जस्ट जाके पूरी कर देंगे। कॉस्ट हमारी है 480, और 1 जनवरी 17 को हमने ख़रीदा, तो हम 3 मेन कॉलम की वर्किंग बनाएंगे। एक होगी डेट, एक डिस्क्रिप्शन, ये तो उतनी अहमियत नहीं रखता, वैसे तो डेट भी बहुत अहमियत होती है जिसकी। एक होगा एसेट का कॉलम, एक होगा रीवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम, और एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम। इस कॉलम की नेचर, एसेट के कॉलम की नेचर है डेबिट, सरप्लस की नेचर है क्रेडिट, और प्रॉफिट की भी नेचर क्या होती है, प्रॉफिट की क्रेडिट होती है। तो इस कॉलम की नेचर भी क्या है, क्रेडिट है। डन। अब मैं ज़रा कंप्यूटराइज काम करने लगा हूँ। पहली डेट क्या थी, 1 जनवरी 17, 1 जनवरी 17। कॉस्ट आपकी आ गई कितनी, 480। इसके बाद आप लेंगे डेप्री
डेप्रीसिएशन वो होगी आपकी 31 दिसंबर 17 पर, ऐसे ही है। ओए 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 ओए, कैलकुलेशन 480 माइनस 0 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ कितनी है 12। डेप्रीसिएशन कितनी आ गई 40 की आ गई डेप्रीसिएशन, आप पहुंच गए 440 पर। ये आपकी आ गई WDV या फिर कैरिंग अमाउंट, और ये भी है 31 दिसंबर 17 की। रिवैल्यूएशन हो रहा है 1 जनवरी 19 पर। एक हम शॉर्टकट भी लगा सकते हैं कि 31 दिसंबर 19 तक हम डायरेक्टली वर्किंग को ले जाएं। चेंज कब आ रही है 1 जनवरी 19, मीन्स 31 दिसंबर 18 की हमें कैरिंग अमाउंट चाहिए। तो शॉर्टकट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं कि हम 31 दिसंबर 17 भी डेप्रीसिएशन कर दें, 18 की भी डेप्रीसिएशन ले लें, और एक और डेप्रीसिएशन ले लें, 18 तक की चाहिए ना। हाँ तो बस, तो हम इतना सा थोड़ा सा शॉर्टकट बस लगा सकते हैं 31 दिसंबर 18। अब कितनी होगी 400। अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं 400 कैरिंग अमाउंट तक। अब ये एसेट क्या हो रहा है रीवैल्यू। हम एक लाइन खाली छोड़ते हैं और उसके बाद इसकी रीवैल्यूड अमाउंट लिख देते हैं। यहाँ पर रीवैल्यूड अमाउंट R.A पूरी फुल फ्लैज लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपना टाइम पेपर में सेव भी करना है। 31 दिसंबर नहीं, कौन सी डेट की थी 1 जनवरी 19, 1 जनवरी 19 था। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है हमारी 600। हमारा एसेट क्या हो रहा है बढ़ रहा है। पहली चीज देखी जाती है कोई पुराना लॉस तो नहीं है। जब रिवैल्यूएशन अपवर्ड होता है तो पहले देखते हैं कोई पुराना लॉस तो नहीं है, ये वैसे ही फर्स्ट टाइम था, लिहाजा ये इंक्रीज आई है तो इसका मतलब है ये वैल्यू अप हुई है, मीन सरप्लस में वैल्यू जानी चाहिए है, ये सरप्लस आ जाएगा। डन। और ये टोटल हो जाएगा सरप्लस का 200। ये वाला 200 जाएगा आपका अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में, और ये आपका चला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, अगर इसी तारीख के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। हालांकि इस तारीख में जाना नहीं है, इसमें तो मजीद डेप्रीसिएशन चार्ज होनी है, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन होनी है, सारी कहानियाँ होनी है। एंट्री क्या बनेगी, यहाँ तक एंट्रीज भी डिस्कस करते हैं। ज़बानी डिवीजन होगी। डेबिट नेचर है, एसेट डेबिट और कैश बैंक पेबल क्रेडिट। डेप्रीसिएशन की एंट्री डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। इससे एसेट जनरली क्या होता है डाउन ही होता है। फिर डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कैरिंग अमाउंट की कोई वैल्यू कोई एंट्री नहीं होती। यहाँ पर 2 एंट्रीज होती हैं, एक ट्रांसफर करने की और एक रीवैल्यूएशन की। ट्रांसफर करने की एंट्री होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। दूर से नजर आ रहा है कितनी डेप्रीसिएशन है 40 जमा 40 80 की एंट्री होनी है, अगर एंट्री कोई पूछे तो। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट मींस एसेट अब जब ये हो जाएगी एंट्री तो कहां पर पहुंच जाएगा 400। अब इसकी नेचर डेबिट है, ये 200 से अप हुआ, मींस इसने क्या होना है डेबिट होना है, ये डेबिट हो गया। इसकी नेचर क्या है क्रेडिट, ये भी अप हुआ, ये क्रेडिट हो गया। एंट्री क्या बनी एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। क्लियर सबको? मींस ये वाली पूरी ये टेबल हर किस्म का काम करती है, एंट्रीज भी करवाती है, एक्सट्रैक्ट्स भी बनवाती है, एवरीथिंग। सारी कोडिंग होगी।
माजरत जी, एंट्री एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, और ये उसके बाद की है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती, ये बैलेंस बन गया। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना होता है, जब भी एसेट रीवैल्यू होता है तो आपको एक अदद रिमेनिंग लाइफ फाइंड फौरी तौर पर कर लेनी चाहिए जब भी एसेट क्या हो, रीवैल्यू। तो रिमेनिंग लाइफ इज इक्वल टू टोटल लाइफ जो दी हुई है वो 12 थी, इसी वर्किंग के अंदर ही लिख देना आपने, माइनस जो साल यूज हो चुके, एक और एक 2 साल में नजर आ रहा है। एक तरीका कार, दूसरा तरीका कार 1 जनवरी 19 पे रिवैल्यू हुआ है, एसेट आया कब था, 17 पूरा 18 पूरा 2 साल गुजरे, तो डेट्स के जरिए भी हो सकती है और इधर से देख के भी वर्किंग हो सकती है कि जी आपने कब ये एसेट लिया था और कितने अरसे की डेप्रिसिएशन हम कर चुके हुए हैं। तो 2 साल की कर चुके हुए हैं, यहाँ पर ये आएगी रिमेनिंग लाइफ। अब जो एसेट है इसने ओवर द रिमेनिंग लाइफ डेप्रिशिएट होना है, इसने भी और इसने भी। ये जो डेप्रिसिएशन देगा वो होगी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, और ये जो डेप्रिसिएशन देगा ये डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो हम यहाँ पर वर्किंग करेंगे डेप्रिसिएशन की। अब वर्किंग होगी 600 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, और एक और वर्किंग होगी 200 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है जी, 600 में से माइनस 0 लाजमी करें, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या कर देता है वो वैल्यू दे देता है और फिर कहानी ख़राब हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। यहाँ तक किसी को ना समझ लगी हो, पुरानी बातें ना याद आई हो, क्यों जी? क्योंकि मुख्तलिफ अंदाज से था, एक दिन लग सकता है कि जी सेम सिमेट्री के ऊपर आने में। अब हाँ जी बताएं जी, 60 के साथ माइनस कर दूं और 20 के साथ माइनस कर दूं, तो वैल्यू क्या बन जाएगी फिर? 540। वैसे तो वैसे ही चला जाता तो आसानी थी, अब शुरू हो गया काम। तो 31 दिसंबर 19, 540 एंड 180। इस साल में 2019 में ये सारे काम हुए हैं। ये वाली वैल्यू कहाँ पर जानी है? अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में, और ये वाली वैल्यू जानी है कहाँ पर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। और एज एन एक्सट्रैक्ट जो है आप बना रहे होंगे, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस की वैल्यू पिक करके लिखनी हो तो चुप करके यहाँ से लिख देंगे। क्लियर हो गई? मीन्स एक ही वर्किंग होगी, जस्ट क्रॉसिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ, इस वर्किंग की प्लेस थोड़ी सी इनलार्ज कर दी जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, एक साइड पर आएगा एसेट, फिर मज़ीद क्या आएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके अंदर मैंने रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखना होगा। यहाँ पर अगर एक साल हो 2019, 20, 21, अगर मुझे 2019 का काम करना है तो मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस का काम करते हुए मैं जस्ट यहाँ पर एक रेफरेंस दूंगा ए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर आऊँगा और 180 लिखकर साथ ही ए का रेफरेंस दे दूंगा कि मैंने ए से पिक करके लेकर आया हूँ। एग्जामिनर को आराम से सुकून से पता चलेगा मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से पिक करके ये वाली वैल्यू आई है। पूरी जर्नल एंट्रीज लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम बहुत स्पीडीली होना चाहिए। और अगर हम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के भी ये एक्सट्रैक्ट साथ बना रहे होंगे और फिर एंड पर आएगा अदर कंप्रीहेंसिव
इनकम और 2019 ही चल रहा है, तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन सरप्लस लिखेंगे और यहाँ पर 200 लिखेंगे, इसको बी का रेफरेंस देंगे और यहाँ पर हम इसको बी का रेफरेंस दे के क्लोज कर देंगे। क्या मैं यहाँ से पिक कर लेकर आ रहा हूँ अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम की वैल्यू और यहाँ से पिक की है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की वैल्यू। जनरल एंट्रीज करनी हो तो इसकी एंट्री तो में आती है, डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सरप्लस की नेचर क्या है? क्रेडिट में से डेबिट क्या होता है? तो इसका मतलब है ये जो है सरप्लस को क्या कर रहा है? डेबिट कर रहा है। ठीक, सरप्लस डेबिट हो गया और रिटेन्ड अर्निंग क्या होनी है? क्रेडिट हो जाएगी। इसके ऊपर सारी एंट्रीज मौजूद हैं, जनरल एंट्रीज सारी की सारी यहां पर मौजूद हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? 31 दिसंबर 19 तक पहुंच चुके हैं। वेयर इज दी 1 जनवरी 21 पर पहुंचना है। ठीक है, अब डेप्रीसिएशन सेम होती जाएगी इसके बाद भी या चेंज होगी? सेम ही होगी, लिहाजा हमें बार बार वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वैल्यू आ जाएगी 480 और 160। अगर हमें एक्सट्रैक्ट्स बनाने होंगे तो क्या मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट आराम से बना सकता हूँ या नहीं बना सकता? बना सकता हूँ ना। और जितना टाइम आप लोगों को लगना है बार बार सोचने में, उससे जल्दी आपने ये वाली वर्किंग करके साइड पर होना है इंशाल्लाह। नहीं, बहुत लंबा चौड़ा इस तरह से वर्किंग करने में लंबा चौड़ा सोचना नहीं पड़ता आपको। और अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको क्रॉस वेरिफिकेशन भी करवाऊंगा इसकी इंशाल्लाह। वेरीफाई करेंगे कि ये वर्किंग ठीक बनी है या गलत बनी है और उसकी क्या क्रॉस वेरिफिकेशन का क्या तरीकाकार है। 31 दिसंबर 20, देन रिवैल्यू होना है। 2021 आ गया, 2021 आ गया, 250 के ऊपर जाना है। डाउन चला गया ये तो। रीवैल्यूड अमाउंट फिर से लिखा जाएगा और 250 के ऊपर लेकर जाना है इस वैल्यू को। 230 से ये क्या होगा? डाउन होगा। पहले ये पुराना गेन खाएगा। गेन भी दूर से नजर आ रहा है, 160 पड़ा हुआ है, लिहाजा कोई वर्किंग वगैरह इधर उधर बनाने का मसला नहीं है। सामने पड़ा हुआ है, 160 खा लो, 160 माइनस कर दो। भूख नहीं मिटी, पेट ज्यादा बड़ा है, भूख नहीं मिटी, अपना प्रॉफिट भी खा जाओ। प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट है। ये डाउन होगा, क्या होगा? डाउन होगा 70 से। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली वैल्यू अगर माइनस में जाएगी तो ये वाली भी माइनस में ही जाएंगी। ये वाली वैल्यू अगर अप गई है तो दूसरी भी प्लस में ही जानी है। ठीक, रिवैल्यूएशन के वक्त। अब अगर इसकी एंट्री बनानी हो तो क्या बनेगी? एक तो एंट्री बनेगी आपकी वही वाली एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एसेट क्रेडिट। ये इस जगह पे रिवैल्यू हुआ है तो इससे पिछली रिवैल्यूएशन देखनी है बस आपने। ये रिवैल्यूएशन इससे पिछली, इसके दरमियान में जितनी डेप्रिसिएशन है उसे इकट्ठा कर दो हैं। 60 जमा 60 120, 120 की एंट्री हो गई। अब जस्ट आपने यहां पर देखना है एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। आप एसेट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। 230 से सरप्लस कम हो रहा है, सरप्लस की नेचर डेबिट, क्रेडिट होती है तो माइनस हो रहा है तो ये डेबिट होगा। 160 और प्रॉफिट की नेचर क्या होती है? वो भी क्या होगा? डेबिट होगा। इसे रिवैल्यूएशन लॉस बोल दिया जाता है या खाली प्रॉफिट एंड लॉस लिख दें, इट्स अप टू यू।
मीन्स ये हर चीज़, ये वर्किंग जो है हर एरिया को कैटर करती है। अगर पहले नहीं बनाते थे तो आप ऐसे बनाना शुरू कर दें, मुश्किल तो नहीं है ना। कुछ ने तो ऐसे ही पढ़ा हुआ है, उनको तो लग रहा है क्या बेकार बातें हो रही हैं। ऐसे ही है, ये तो हमें पहले से पता है। लेकिन इस वक्त क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जो बहुत लंबे तरीक़ेकार से काम, ये तो 1 जनवरी था, 1 जनवरी 21, हम लाहौर में तकरीबन सारे लोग इसी अंदाज से ही चलते हैं, पढ़ाते हैं, यही वाली वर्किंग लेकर चलते हैं। अब हम फैसलाबाद में आ गए हैं तो हम फैसलाबाद में भी यही वाली वर्किंग करवाएंगे, क्योंकि हमने तो वही वाला काम देखना है कि जो फास्टेस्ट और स्मार्टेस्ट काम है वही, और जो एक्यूरेट हो। तो पहले जैसे भी किया था R1, जैसे भी किया है, कोई मसला नहीं है, वो तो हो गया। इंशाल्लाह पास ही होगा। दिए हुए हैं ना, कुछ ने पैसे पास कर लिया हुआ है। और सरप्लस कितना और रह गया जी? 160 में से 160 गए, ख़त्म हो गया। और लॉस 70 का प्रिवेल करेगा। एंट्री कोई नहीं करेंगे, इसकी एंट्री हो गई है, एक दफ़ा हो गई है, लॉस बुक हो गया। जब ये ऐसे ट्री वाली होता है तो इंपॉर्टेंट काम रिमेनिंग लाइफ मालूम करना भूलना नहीं है, अनलेस एंड अनटिल के आपका क्वेश्चन एंड हो रहा हो, आखिरी रिवैल्यूएशन हो रही है, फिर ज़रूरत नहीं है। अगर इसने क्वेश्चन ने आगे चलना है तो फिर आप रिमेनिंग लाइफ फाइंड करेंगे। 1 जनवरी 21 पर हुआ है, टोटल साल थे 12। 1 जनवरी 17 से हम शुरू हुए, 17 पूरा, 18 पूरा, 19 पूरा, 20 पूरा, 4 मुकम्मल साल। तो 4 माइनस कर देंगे, बाकी रह जाएगा 8। डन। अब इसकी डेप्रीसिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे? अब 250 ये वाली वर्किंग उठानी है। -0 डिवाइड बाय 8 एंड 70 डिवाइड बाय 8। इसको भी करना है, वर्किंग रखनी है, इसकी भी आगे जाके काम आएगी। क्या आंसर आया? मैं इतना नहीं करता होता, इतनी टेंशन नहीं लेता होता। 31.25 गया भाड़ में, 31। तो मैं क्यों लिख रहा हूं? कर सकते हो बेटा, तभी तो लिख रहा हूं। आप लोग टेंशन में पड़े रहते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा, मार्क्स कट ना जाए, पेपर मुकम्मल नहीं होता। ये टेबल बस मुकम्मल हो जाए, इसके मार्क्स कुछ नहीं है, प्रोसीजर के मार्क्स हैं। आपने ये वर्किंग लिख दी है ना, आपने ये वर्किंग लिख दी, यहां पर गलती से 35 लिखा गया और आगे चल गया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। ये वर्किंग सही लिखी हो, लॉजिक सही लिखी हो। अब आपसे टाइपिंग एरर हो गया, लिखने से एरर हो गया, वो आगे भी ड्रिल डाउन होके चला गया, आपको मार्क्स इसके भी नहीं कटेंगे। इस हद तक जाता है आई कैप कि बच्चों को मार्क्स दे दिए जाएं, फिर भी इसी तरह। अब अगर वर्किंग ही ऐसी होगी जो एग्जामिनर को समझ नहीं लगनी है, कीता की है, कहना क्या चाह रहे हो भाई, ये पूछता है कहना क्या चाह रहे हो भाई, हैं कैसे बोलना है, हाँ कहना क्या चाहते हो भाई। तो जब तक एग्जामिनर को ये नहीं बता पाओगे ना कि आप कहना क्या चाहते हो, तब तक
एग्जामिनर ये नहीं पूछता व्हाट इज द मशीन, एग्जामिनर क्या पूछता है? तो आप भी डेफिनेशन वैसी ना सुनाया करो जैसी उसने सुनाई थी, सादी वाली सुना दिया करो। 70 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है? 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे आप। अभी क्रॉस वेरिफिकेशन भी समझाता हूं आपको। लिखना क्या है? लॉस कम करना है। कैसे कम करोगे? पॉजिटिव में लिख के या नेगेटिव में लिख के? पॉजिटिव में लिखोगे। माइनस को कम करने के लिए क्या होगा? पॉजिटिव यूज होगा। तो ये बस ख्याल यहां पर रखना है कि यहां पर पॉजिटिव 9 लिखना है आप, तब ये लॉस कम होगा। $219 एंड 61 का लॉस आ गई WDV 31 दिसंबर 21। नेक्स्ट कब है? 31 दिसंबर 22 पर। अब ईयर एंड की रिवैल्यूएशन भी मैंने दोनों काम इकट्ठे कर दिए हैं। ईयर स्टार्ट की रिवैल्यूएशन भी है और ईयर एंड की भी है। अब ईयर एंड पर हो रही है रिवैल्यूएशन 31 दिसंबर पर। इसका मतलब है पहले डेप्रीसिएशन चार्ज होगी और डेप्रीसिएशन वही होगी जो पिछले साल में हुई थी, दोबारा से वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स 31 एंड पॉजिटिव 9। 188 एंड 52 का लॉस। ये आपकी आ गई WDV, लेकिन ये ऐसी WDV है जो कि बिफोर रीवैल्यूएशन है। अब ये CD नहीं है। पहले ऊपर वाली WDV CD था, कैरेट डाउन वैल्यू थी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखी जानी होती है। लेकिन अगर ईयर एंड की रिवैल्यूएशन हो तो जो WDV मालूम करते हैं वो रिवैल्यूएशन से पहले की है और रीवैल्यूड अमाउंट जो होगी वो एंड पर CD बनेगा। इस चीज का ख्याल रखना है, इसलिए मैंने लिख दिया है WDV बिफोर रिवैल्यूएशन है। क्या लिखा जाए अब? 31 दिसंबर 22 रीवैल्यूड अमाउंट एक लाइन के बाद लिख रहे हैं और कितनी है? 360 360। 172 इंक्रीज आया। ये देखेगा पुराना कोई लॉस तो नहीं पड़ा हुआ जिसे ख़त्म किया जाए, जिसे खाया जाए। पुराना लॉस 52 का पड़ा हुआ था तो ये पॉजिटिव 52 के साथ पहले ये वाला गेन पहले इस पुराने लॉस को हजम करेगा और फिर बाकी का क्या आ जाएगा? सरप्लस आ जाएगा। कितना? 120 और ये आ गया आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस। और ये टोटल हो जाएगा 120। रीवैल्यूएशन के वक्त की वैल्यू जाएगी OCI में। जब भी आए, कम हो रही हो तो कम वैल्यू, बढ़ रही हो तो बढ़ी हुई वैल्यू। लेकिन ये वाली रीवैल्यूएशन के वक्त की जर्नल एंट्री के हिसाब से ये वाली वैल्यू जाएगी। अब अगर आप इस तरीके से वर्किंग करते हो और आपको कहा गया है कि जस्ट जर्नल एंट्री पास कर दो, किस तारीख की? 31 दिसंबर 22 की। तो इसका मतलब है आप 31 दिसंबर 22 को जितनी एंट्रीज हो रही हैं वो आराम से पास कर सकते हैं। कैन यू पास? जल्दी जल्दी पास करें, मैंने देखना है डेप्रीसिएशन क्या नाम है 31 दिसंबर 22 पर क्या क्या एंट्रीज पास करते हैं आप। 31 दिसंबर 22 की जस्ट जर्नल एंट्रीज पास करनी है और ये सामने नजर आ रही हैं 31 दिसंबर 22 की एंट्रीज।
31 दिसंबर 22 की जर्नल एंट्रीज। डेट दे दी गई है 31 दिसंबर 22, इसकी जर्नल एंट्रीज कहा गया है पेपर में, बस ये बोला गया आपको। इट मीन्स आपको ये सारी वर्किंग करके फिर कहीं पे जाके ये मिलनी है, ठीक। और इससे मजीद स्मार्टेस्ट वर्किंग एज सच नहीं है कि जो सारी चीजें बता रही हो, जर्नल एंट्रीज तक बता रही हो, ऊपर हेडिंग से सोचना है कि ये इसकी नेचर डेबिट है, इसकी नेचर क्रेडिट है, ठीक है। हाँ जी, एंट्रीज क्या ये हो गई? हो गई। इसमें डेबिट वैल्यू कौन सी है, क्रेडिट वैल्यू कौन सी है? ये ऊपर वाली डेबिट है ना, वो देखिए ना, वो उधर को है और ये इधर को है। सर जी फॉर्मेट छोड़े हैं ना। हाँ जी, इसमें डेबिट कौन सा, क्रेडिट कौन सा है? ये डेबिट है, ये दोनों क्रेडिट। ए कितने लिखे है? ये इधर लिखा। अब ये साइड पर आप अगर ज़रा गौर से देख के बताओ मुझे, डेबिट ये कौन सी साइड कौन सी है? थोड़ा सा नीचे लिखा है। नहीं, थोड़ा सा नीचे लिखे होने का मतलब ये नहीं है। ये देखो, ये क्या है? अब अगर देखने वाला डेबिट किसको बोलेगा? तीनों। नहीं, तीनों को नहीं बोलेगा, इसको डेबिट बोल देगा, इसको क्रेडिट बोल देगा। ये भी है कि नहीं? तो एक रिक्वेस्ट की थी, जस्ट क्या कर लिया करें, डेबिट क्रेडिट को फॉर्मेट बनाकर अगर कर लिया करेंगे ना, आपके ये मसले मसाइल नहीं होने। सिर्फ टाइम कोई इजाफी लगाने का नहीं कह रहा मैं। हाँ जी, रिवैल्यूएशन गेन और रिवैल्यूएशन गेन, ये क्या कहानी है? ना ना, दोनों के नाम डिफरेंट हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस प्योरली नाम है, रिवैल्यूएशन सरप्लस जो ओसीआई में जाना है, उसको जो मर्जी लिख दें, खाली प्रॉफिट एंड लॉस लिख दें, रिवैल्यूएशन गेन साथ ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस लिख दें। बेहतरीन तरीकाकार ये है। जी, ट्रांसफ़र करेंगे जो सारी होगी, इस तरह अकोमोडेट ट्रांसफ़र करते हैं। हाँ, अब 31 दिसंबर की कहानी अगर की तो आपने सही एंट्रीज की हैं सारी, बाकियों ने नहीं की। लें जी, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक डेट दी थी कि 31 दिसंबर की एंट्रीज पास करनी है। 31 दिसंबर को आपने कहा कि सिर्फ रीवैल्यूएशन की एंट्री है, जबकि 31 दिसंबर को सबसे पहले एक अदद डेप्रीसिएशन की एंट्री पास होनी है। ठीक है जी,
अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स ने गलतियां भी की हुई हैं, जिन्होंने पास भी की उन्होंने भी कुछ गलतियां की। पहली एंट्री होनी है डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 31 से। प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉलम है इसमें से सिर्फ और सिर्फ रीवैल्यूएशन के वक्त जर्नल एंट्री होना है। डेप्रीसिएशन के वक्त की वैल्यू सिर्फ कैलकुलेट होगी फ्यूचर की सही कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन के अजीब सा ही लिखा गया। अब ये मैं समझाने लगा हूँ आपको कि मैंने क्या कहा। प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम में सिर्फ और सिर्फ रीवैल्यूएशन के वक्त की एंट्री होनी है बस। मसलन ये रीवैल्यूएशन का वक्त है, ये वाला। ठीक है, इसकी सिर्फ और सिर्फ एंट्री होनी है, इनकी एंट्रीज नहीं होनी। ये डेप्रीसिएशन के वक्त वाली एंट्री नहीं होनी। ये सिर्फ हिसाब किताब रखने के लिए है कि अगला साल में जो एंट्री होनी है वो ठीक हो सके। ठीक, इनकी कोई एंट्री नहीं। क्लियर होगी कहानी? ओहो ओहो, डैमेज होने लगा काम। इससे पहले कि फुल डैमेज हो जाए इसको बचाना ज़रूरी है। जी, तो एक एंट्री डेप्रीसिएशन की होगी। इस वक्त इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन नहीं है। इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन होती है अगर सरप्लस में वैल्यू हो तो, अदरवाइज नहीं होती। दूसरी एंट्री, एक इसको हम बोलते हैं हवाई एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट। अक्सर टीचर बोल लेते हैं हवाई एंट्री क्योंकि ये ऐसी एंट्री है जो नज़र नहीं आ रही, बाकी तमाम एंट्रीज नज़र आ रही हैं। कोई एक सिर्फ ये वाली रिवैल्यूएशन के वक्त की ये वाली एंट्री है जो नज़र नहीं आ रही इसके अंदर, अदरवाइज ऑल आर प्रेजेंट। मैं सारी एंट्रीज अभी डिस्कस करूंगा शुरू से लेकर एंड तक। जो मैं डिस्कशन करूंगा उसको बेशक लिख लीजिएगा, बेशक रिकॉर्डिंग से देख के लिख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना सबको इंशाल्लाह। जो जो एनरोल है उसको रिकॉर्डिंग एंड तक इंशाल्लाह मिलती रहेगी। जो नहीं है उसको तो क्लास में भी एंटर नहीं होने दिया जाएगा तो एक दिन बाद। हाँ सर, हमेशा यही कहा जाता है, लेकिन हमेशा वसीम अकरम मौजूद नहीं था। ठीक है ना? तो कुछ मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर मौजूद हैं, तो वो मैनेजमेंट भी इंशाल्लाह अच्छी होगी। कुछ बच्चे फीस भी थोड़ी सी दे के और थोड़े दिन बाद जो है कहते हैं कौन सी फीस। क्या? हाँ, तो जो जिन बच्चों ने ऐसा कोई किरदार अदा किया हुआ है उनके साथ भी सही तरह से निपटा जाएगा इंशाल्लाह। लिहाजा इदारे को सही तरीके से चलाएं और इदारे के साथ सही तरीके से तावन भी करें, और इदारा भी आपके साथ क्या करेगा? तावन करेगा इंशाल्लाह। इट्स टू वे, दोनों तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए है इंशाल्लाह। तो ये हो गया नील
और अब एंट्री चल रही थी एसेट, क्या हो रहा है? एसेट डेबिट हो रहा और एसेट नहीं, पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तो एंट्री करवाओ ना, हद हो गई है। ये वाली रिवैल्यूएशन और इससे पिछली रिवैल्यूएशन, बस ये देखनी है आपने, बिटवीन द टू रिवैल्यूएशन। पिछली रिवैल्यूएशन हुई थी तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो गई थी? निल हो गई थी। इसके बाद जितनी डेप्रिसिएशन है 31, 62 हो चुकी हुई है, लिहाजा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी? 62 के साथ डेबिट और एसेट क्रेडिट। अब एसेट अकाउंट अपनी कैरिंग वैल्यू के ऊपर आ गया जो कि है 188। अब एसेट को बढ़ाना है कितने से? पीपीई या एसेट डेबिट हो जाएगा 172 से। सरप्लस बढ़ रहा है, ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। रीवैल्यूएशन सरप्लस, इसे आप OCI साथ लिख देंगे, और ये 120, और ये प्रॉफिट एंड लॉस 52 के साथ क्रेडिट हो जाएगा। खाली प्रॉफिट एंड लॉस लिखना चाहे खाली प्रॉफिट एंड लॉस लिख दें, अदरवाइज इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन गेन। ठीक है, क्लियर? पेपर मुकम्मल करने का एक तरीकाकार। कुछ स्टूडेंट परेशान होते हैं कि जर्नल एंट्री के अंदर इस तरीके से शॉर्ट वर्ड्स लिख देंगे तो पता नहीं एग्जामिनर पास करेगा कि नहीं करेगा। वो पास करेगा। ठीक, जिसको ये ज़्यादा कन्फ्यूजन हो वो पहला पेज, पेपर का पहला पेज ओपन करे, उसके अंदर लिख दे फॉलोइंग mnemonics आर यूज्ड, फॉलोइंग शॉर्ट वर्ड्स आर यूज्ड। रीवैल्यूएशन सरप्लस पूरा लिखे इक्वल टू R.S या RS, कहानी ख़त्म। मैंने ये वाला काम शॉर्ट वर्ड्स का ऑडिट के पेपर में किया हुआ है, इसमें CA फाइनल के ऑडिट के पेपर में। मेरा पेपर मुकम्मल नहीं होता था, मीन्स मेरी राइटिंग बहुत स्लो थी। आता होता था पेपर मुकम्मल, और थ्योरी का पेपर मुकम्मल ना हो तो पेपर समझे आप फेल हैं। क्योंकि थ्योरी में मार्क्स लेना ज़रा सा मुश्किल काम है, मैथमेटिकल मार्क्स लेना बहुत आसान काम है। इधर तो आपने स्टेप्स पूरे किए तो आपको मार्क्स मिल जाने हैं। तो वो आप पूरा पेपर कर लेते होगे ना, आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी होगी, इंग्लिश अच्छी होगी। कुछ बच्चे जीनियस भी तो होते हैं ना। जीनियस तो फिर बैच से तो जीनियस अच्छा, तो मैंने कोई गलत बात की? कोई नहीं ना गलत बात की। मैंने आपको जीनियस बोला है और आप परेशान हो रहे हो। अब क्लास के हंसने के को मैं ये नहीं कह सकता कि क्लास क्यों हंसी। मैंने पॉजिटिव सेंस में कहा है बेटा, नेगेटिव सेंस नहीं यूज की। तो मैंने ये वाला काम कहां पर किया हुआ है? ऑडिट में किया हुआ है, जहां पर ये काम करना आसान नहीं है। स्टिल वहां पर मैंने किया हुआ है, तो ये तो हर किसी को पता है कि इसका मतलब क्या है। RS का मतलब हर बंदा समझ सकता है कि ये रीवैल्यूएशन सरप्लस लिखा हुआ है, और आपका जो पेपर चेक करना है चार्ट अकाउंटेंट ने करना है और किसी ने नहीं करना। तो लिहाजा बी कॉन्फिडेंट कि DEP का मतलब उसे समझ लग रहा है, ACC DEP का मतलब उसे समझ लग रहा है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही लिखा है। परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, पेपर मुकम्मल करना है आपने। पेपर मुकम्मल हो गया, समझे आप पास हैं। ठीक, तो अगर किसी की भी राइटिंग स्लो है या इसमें परेशानी है तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं लेनी है। स्टिल परेशानी हो तो पहला पेज आपके पास मौजूद है, ये लिख ले। जहां पे परेशानी हो वहां पे जाके लिख दे। पूरे पेपर में पता नहीं कितनी दफा रीवैल्यूएशन सरप्लस यूज होना है, कितनी दफा प्रॉफिट एंड लॉस लिखा जाना है, PR लिखा जाना है। तो आप ये वाला काम आराम से कर सकते हैं। और ये आ गया आपकी का क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब सारी की सारी जर्नल एंट्रीज
और फिर क्रॉस वेरिफिकेशन। सारी एंट्रीज डिस्कस करूंगा, अब लिखवाने नहीं लगा, आपको सबको आती है। और डेबिट एंड क्रेडिट से सीखेंगे। डेबिट है, एसेट डेबिट, कैश, पेबल, व्हाट्सएवर, क्रेडिट। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्रेडिट। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्रेडिट। यहाँ पर हो गई रिवैल्यूएशन। जब एसेट रिवैल्यू होता है तो पहले एक हवाई एंट्री होती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। देखना है यहाँ से रिवैल्यूएशन से, इससे पिछली रिवैल्यूएशन या फिर कॉस्ट, जो सी इससे पीछे हो। तो यहाँ से यहाँ के दरमियान में 40 जमा 40 80, 80 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट होगा। एसेट आ जाएगा इस 400 पर। अब ये डेबिट हो रहा है, बढ़ रहा है, एसेट डेबिट, ये भी बढ़ रहा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, एंट्री खत्म। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 60 से। रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट है, ये लेस हो रहा है, मींस रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट है। दूसरा हिस्सा हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे जाता है, रिटेन्ड अर्निंग, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, इजाफी डेप्रीसिएशन। इंक्रीमेंटल क्या होता है, इजाफी। हाँ जी बिल्कुल जी। डेप्रीसिएशन हो कितनी रही थी, डेप्रीसिएशन हो कितनी रही थी, और डेप्रीसिएशन पहले कितनी हो रही थी, रिवैल्यूएशन सरप्लस से पहले कितनी हो रही थी, रिवैल्यूएशन 40, अब कितनी हुई, तो इजाफी कितनी है, 20 है। ठीक है, इंक्रीमेंटल कितनी है, 20। लेकिन ये वर्किंग अगर नहीं बनाएंगे तो फिर हम सोचते रहेंगे अब मैंने कितने के साथ एंट्री पास करनी है, यहां पर कितना रिवर्स करना है। ठीक, यहां तक पहुंच गए हम। इसकी एंट्री मैं साइड पे लिख देता हूं। इसकी एंट्री क्या हो गई, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। अगले साल भी यही वाली एंट्रीज, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। इसकी एंट्री यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पे सबसे पहले वही हवाई एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। कितने से, यहाँ से यहाँ के दरमियान में 120 से, फिर एसेट आ जाएगा 480 पर। ये वर्किंग हुई। इस वर्किंग के तहत एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मींस एसेट ने क्या होना है, क्रेडिट। डेबिट में से क्रेडिट क्या होता है, लेस होता है, तो ये माइनस हो रहा है, लिहाजा क्रेडिट होगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस भी कम हो रहा है, मींस ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और ये प्रॉफिट भी कम हो रहा है, मींस ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। पहले डेप्रीसिएशन कितनी हो रही थी, 40, पहले कितनी हो रही थी ओरिजिनल, 40, अब कितनी हुई, कितनी कम हुई, 9। ठीक, बात समझ लग गई। जितनी डेप्रिसिएशन कम है उतनी इधर आ रही होगी कहानी। क्लियर हो गई, चल यह क्रॉस वेरिफिकेशन का तरीका का, ये भी आना चाहिए। कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल एक बनाना होती है, बनानी होती है ना, कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल आपको बताना होता है। कुछ स्टूडेंट करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, फिर डेप्रिसिएशन करते 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 पहुंचते हैं। अब हमने एक और तरीका कार सीखना है। पहले क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, फिर इसके ऊपर आएंगे। 7 मिनट रह गए, क्या करना, कल करने? नहीं, जो सा काम पढ़ा रहा हूँ वो अभी पढ़ा जाएगा। 2 तारीख पर
क्या हो सकता है, क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकती है। नंबर 1 ईयर एंड, नंबर 2 रीवैल्यूएशन का वक्त। इन दो टाइम्स पर क्या हो सकती है, क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकती है, प्रोवाइडेड दरमियान में कोई चेंज इन एस्टीमेट्स की कहानियाँ ना हो। अगर एस्टीमेट्स की कहानियाँ हो तो फिर ज़रा सा लंबा काम हो जाएगा, लेकिन आंसर वही होगा। आपने क्या करना है, कैरिंग अमाउंट रीवैल्यूएशन मॉडल लेना है। कौन सी डेट्स बताई हैं, एक ईयर एंड और दूसरा एट टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन। ये क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकती हैं। एनी डेट आपने चूज करनी है, मैंने नहीं चूज करनी। कोई एक डेट आप चूज करेंगे 1 जनवरी 17 से लेकर, नहीं रीवैल्यूएशन के बाद की, क्यों क्रॉस वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन की करनी है ना। कोई डेट 31 दिसंबर 20 लें जी, 31 दिसंबर 20 बोला गया, रीवैल्यूएशन के बाद ही है, ये वाली डेट का बोला गया। कैरिंग अमाउंट अंडर रीवैल्यूएशन मॉडल कितनी है, 480 है। आपने कहा कैरिंग अमाउंट अंडर रीवैल्यूएशन मॉडल कितनी है, 480, 31 दिसंबर 20 की है। अब आपने बनानी है कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल कैसे आती है जी, ये कॉस्ट है, अब इत्फाकिया तौर पे दोनों वैल्यू सेम आई हुई हैं, क्या वैल्यू चूज की है, 480 कॉस्ट है। कितने साल गुजरे हैं 31 दिसंबर 20 तक, 17, 18, 19, 20, 4 साल गुजरे ना, 4 साल गुजरे। हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी है, 40। कॉस्ट मॉडल कैसे बनाया करते हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। कॉस्ट थी 480, एक साल की डेप्रीसिएशन 40 ज़रब 4, क्या वैल्यू बनी, 300। आंसर क्या आया, पॉजिटिव और नेगेटिव। रीवैल्यूएशन मॉडल के तहत वैल्यू ज़्यादा है या कम है, कितनी ज़्यादा है, 160। यहां पर कितनी आ रही है, क्रॉस वेरीफाई हो गया, ठीक है। अच्छा, भाई ने कहा था 31 दिसंबर 22, कौन से वाला 31 दिसंबर 22 लेना है, ईयर एंड ये वाला या ये वाला, कौन सा लेना चाहते हैं, कौन सा चेकिंग करना चाहते हैं। चलें, भाई कहते हैं कि जी ये वाला जरा चेक कर लेते हैं, ये 188 बिफोर रिवैल्यूएशन। ईयर एंड तो है ही ना 188, हमने कहा ये 188 चूज करते हैं। इकतीस दिसंबर 22, 188 कैरिंग अमाउंट रिवैल्यूएशन मॉडल माइनस कॉस्ट कितनी 480, 40 ज़रब 31 दिसंबर 22 तक कितने साल पूरे हो गए, 17 से शुरू हुआ था, 17 से शुरू हुआ था, कितने साल हुए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 साल। एक साल की डेप्रिसिएशन 40 थी, क्या वैल्यू आई, 188 माइनस 240, वैल्यू माइनस में 52, माइनस में 52, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई हो रहा है क्या, यहां पे -52 अवेलेबल है, तो इस वजह से हिसाब किताब रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं रखेंगे तो ये कहानी मैच नहीं करेगी, क्रॉस वेरीफाई हो ही नहीं सकेगा, मीन्स आंसर ही सही नहीं आएगा। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ये वाली क्रॉस वेरिफिकेशन आपने सीख ली कि आपने सही काम किया हुआ है। अब ये वाला फार्मूला अब सोचें क्या है, कैरिंग अमाउंट रिवैल्यूएशन मॉडल माइनस कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल इज इक्वल टू, पॉजिटिव में आंसर आए तो
सरप्लस, नेगेटिव में आंसर आए तो लॉस। डन। और आप लोगों को एक अदद काम करना होता है, कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल बनाना होती है जब आप रिवैल्यू करते हैं। रिवैल्यूएशन हमारे पास भी है, अप्लाई होनी है, डिस्क्लोजर्स हमारे कोर्स में भी हैं, आ गए तो वो एज इट इज हमारे कोर्स का हिस्सा है। अगर रिवैल्यूएशन वाली कोई कहानी आ जाती है, अव्वल तो आती नहीं है, वो R1 में इतना एक्सटेंसिवली टेस्ट कर लेता है कि यहाँ पर अगर देगा भी तो IS 21 के साथ देगा या किसी और छोटी मोटी चीज़ों के अंदर देगा, इतना ज़्यादा तंग नहीं करेगा। लेकिन पता कुछ नहीं है एग्जामिनर का, कब दिमाग किधर किसका चल जाए। तो हमें आना चाहिए कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल। अगर इसी फार्मूले को रीअरेंज करें तो ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये दूसरी वाली साइड इधर आ जाएगी, ऐसे ही है। तो फिर क्या बन जाएगी, कॉस्ट मॉडल वाली चीज़ कैरिंग अमाउंट रिवैल्यूएशन मॉडल में से माइनस कर दो, इधर पॉजिटिव था ना, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस वाली वैल्यू क्या कर दो, माइनस कर दो, और लॉस वाली वैल्यू को ऐड कर दो। करके चेक करते हैं, हमने 2-3 वर्किंग की हुई है। कैरिंग अमाउंट रिवैल्यूएशन मॉडल आपने अपनी वर्किंग से पिक करनी है, मैं यही वाली पिक करने लगा हूं, 188 जो अभी आपने कैलकुलेशन किया, 188 आपने रिवैल्यूएशन मॉडल पिक कर लिया जी, हद ही नहीं होगी, कोई हाल नहीं। वो कहते हैं बस कर दें, स्टूडेंट खुद कर लेंगे। जाओ फिर घर जाके आप ही करना फिर। PDF देख लेना जाके, एक वर्किंग या मैं बता देता हूँ, ऊपर भी नहीं जा रहा, छोड़ें सर जनाब, जज़ाकल्लाहु खैर। अब जाके काइंडली जो आप घर जाके बेटा, घर जाके काइंडली जो रिवैल्यूएशन के चंद सवाल R1 के किए हुए हैं ना, ओ भाई जो चंद सवाल कोई R1 की वर्किंग की हुई है ना पहले से, उसको इस अंदाज में 1 या 2 क्वेश्चन को परफॉर्म कर लीजिएगा जिन्होंने इस तरीके से नहीं पढ़ा हुआ। मुंडा तो रोना ही शुरू हो गया। ये भी बात है, दिमाग है क्या, आपने उसी वक्त ही शुरू कर देना है। मैंने भी तो स्विच करना है ना, R2 से स्विच करके R1 वो CMA में लेकर आना है। फिर साथ ही वो बच्चे आ जाते हैं बिल्कुल छोटे से नन्हे मुन्ने से R1 के, वो दिमाग स्विच करना पड़ता है वो R1 के लेवल पर। थोड़ी ब्रेक ही डालने बीच में नहीं रहने से, बल्कि टाइम ज्यादा आ गया। थैंक यू।